हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो हम लोगों ने क्या देखा था। हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 5.1 को कंप्लीट किया था, जहां पे अपने बेसिक चीजों को समझा था और उसके ऊपर बेस क्वेश्चन को देखे थे। आज हम लोग देखने वाले दोस्तों सेकंड एक्सरसाइज आपके वेक्टर चैप्टर का, जहां पर हम लोग समझने वाले बहुत ही अच्छी चीज इसमें समझने वाले हैं। सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन वाला, एक्सटर्नल डिवीजन वाला, मिड पॉइंट फॉर्मूला के ऊपर बेस क्वेश्चन समझेंगे दोस्तों। तो बहुत ही मजा आने वाला है। और मैं बता दूं कि ये जो एक्सरसाइज है वो पहले वाले से बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, अगर आप लोग का पहला एक्सरसाइज नहीं भी आ रहा है लेकिन उसको तो करना तो है, लेकिन वो अगर नहीं भी आ रहा, इस पे आप डायरेक्टली भी जंप कर देंगे तो भी आप लोग को याद जाएगा। लेकिन कुछ बेसिक चीजें आप लोग को समझनी होगी, पोजीशन वेक्टर और जो भी चीजें जो मैंने पिछले वीडियो में समझे, सबसे पहले उसको देख लेना, फिर यहां पर आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग सीखने वाले सारे टॉपिक, तो इन सारे टॉपिक को अगर आप लोग को समझना है और इनके ऊपर बेस क्वेश्चन आप लोग को समझना है तो बने रहे वीडियो के अंत तक। तो मैं कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैंने सब स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल चेयर कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ है तो 97_मंसरी पे जाके सिंपली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना और उसे क्लियर करना आसान नहीं होता। सिंपली आपके डाउट मेरे से इंस्टाग्राम पे शेयर करें, मैं वहां पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो। तो आज का वीडियो मैंने पहले बता दिया वेक्टर चैप्टर का है, और यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 5.2 और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन देखेंगे। कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी है जो आप लोग को ट्राई करने होंगे दोस्तों, तो मैं बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन, बाकी तो मैं करवा कर दे ही रहा हूं। तो यहाँ पर मैंने पहले बताया सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन और मिड पॉइंट फार्मूला के ऊपर अपन क्या देखने वाले, क्वेश्चन देखने वाले। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं। यहाँ पर सेक्शन फार्मूला कैसे होता है, तो आप लोगों ने पहले भी 9th स्टैंडर्ड में और 10th स्टैंडर्ड में सेक्शन फार्मूला देखा हुआ है। कैसे निकालते हैं सेक्शन फार्मूला दोस्तों, अगर आप लोग को डायरेक्टली वाला याद होगा, दो पॉइंट होते हैं x1 y1 और यहाँ पे होता था x2 y2, और ये जो पॉइंट होते एक लाइन के ऊपर होते थे, और यहाँ पे कोई तो बीच में पॉइंट होता था x, y, वो क्या होता है, इसको m:n के रेशो में डिवाइड कर रहा होता था। सिमिलर फंडे पे अपन इसका सेक्शन फॉर्मूला कैसे निकालते दोस्तों, यहाँ पर याद होगा x, y का कोऑर्डिनेट अपन कुछ इस तरीके से निकालते थे, m इंटू यहाँ पर क्या लिखते थे x2, यहाँ पर क्या लिखते थे m इंटू x2, इसी के साथ साथ n इंटू x1 अपॉन क्या लिखते थे m प्लस n। यहाँ पर भी सेम टू सेम m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन क्या लिखते थे m प्लस n। तो ये ही अपना फंडा हम लोग को यहाँ पर अप्लाई करना। कैसे किया, R इज इक्वल टू m इंटू बी, हमेशा बात वाला पहले। मान लो कि एक ए बी है, m इज टू n है, तो इसका पोजीशन वेक्टर में मान लेता हूं b है, और इसका पोजीशन में मान लेता हूं a है, और इसका पोजीशन वेक्टर में मान लेता हूं r है। ठीक है, तो एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं मैं o, विद रिस्पेक्ट टू o ही मैं हमेशा फाइंड आउट करता हूं। तो ये पॉइंट यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इस तरीके से कुछ तो भी है। ये एरो को मैंने ऐसे लिया तो इसके अराउंड में मेरा पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, a, इधर पे r और इधर पे b। तो r का पोजीशन वेक्टर कुछ इस तरीके से मिलेगा, m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू a अपॉन में m प्लस n। ये हो गया अपना इंटरनल डिवीजन वाला, मतलब क्या, जो भी लाइन है ab उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से अपन इसको निकाल देते हैं। भी मान लेते हैं कि m इज टू n अगर मिड पॉइंट पे आ रहा है, मतलब कहां पे आ रहा है, ये हमारा डिस्टेंस मिड पॉइंट पे, मतलब बीचों बीच में, तो m और n दोनों इक्वल हो जाएंगे। दैट मींस 1:1 का रेशो मिलेगा। जब 1:1 का रेशो मिलेगा तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 1 पुट करो दोस्तों तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और a प्लस बी यानी क्या हो जाएगा, r मिल जाएगा हम लोग को a प्लस बी अपॉन 2। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक्सटर्नल डिवीजन तो मोस्टली अपना काम बहुत कम ही आता है, लेकिन एक दो क्वेश्चन में इसका भी यूज है, तो उसको भी समझना जरूरी है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन क्या मतलब, मान लो कि ए बी मेरी लाइन है, वहां पर मेरा एक एक्सटर्नल में पॉइंट रखा हुआ r, उसने क्या किया, मेरे लाइन को m:n के रेशो में डिवाइड किया एक्सटर्नली, जहां पर मेरे क्या दोस्तों, a b और c, वेक्टर a, वेक्टर b एंड वेक्टर c, पोजीशन a b एंड r वेक्टर क्या है, ये दोनों, ये सब क्या है, हमारे पोजीशन वेक्टर है अलोंग मेरा a b एंड r। समझ में आ गया। अब इसका पोजीशन वेक्टर, r का पोजीशन वेक्टर कैसे मिलेगा, तो इंटरनल डिवीजन में क्या था, सब्सट्रैक्शन, m इंटू वेक्टर b माइनस n इंटू वेक्टर a अपॉन m माइनस n। बहुत सिंपल होता है। ठीक है, कुछ नोट्स में आप लोगों को बता दूं, समटाइम्स क्या होता है कि अपने को रेशियो निकालने बोला होता है, रेशियो नहीं दिया होता, उस टाइम पे अपन क्या कहते हैं, रेशियो को k:1, r जो भी आप लोगों को लेना है, λ:1 जो भी आप लोग लेना चाहे, तो k:1 के रेशियो लेके फिर उसके बाद सॉल्व करना है, जहां पे k हमारा क्या होगा, m अपॉन n के रेशियो में कुछ देगा हम लोग को। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो इन ट्राइंगल अगर सेंट्रॉइड हमें फाइंड आउट करना है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो हम लोग को a b c के कोऑर्डिनेट पता है, उनका पोजीशन वेक्टर पता हुआ है, तो a प्लस b प्लस c अपॉन 3 करेंगे तो सेंट्रॉइड का वो मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, पोजीशन वेक्टर। अब ये सेंट्रॉइड था, ये किसके लिए था, ट्राइंगल के लिए। अब ट्राइंगल को मैं 3D में बना देता हूं, वो बन जाएगा हमारा टेट्राहेड्रॉन। आप लोगों ने पिरामिड देखा है, उसी टाइप का आप लोगों को कुछ तो भी टेट्राहेड्रॉन होता है, तो टेट्राहेड्रॉन बन जाएगा। तो बीच बेस इसका ट्रायंगुलर है और उसको ऊपर की तरफ खींच दिया अपेक्स से, पिरामिड टाइप पे। अब अपेक्स रहेगा तो उस टाइम पे हम लोग को वो बन जाएगा सेंट्रॉइड किसका, टेट्राहेड्रॉन का। टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड अपन किस तरीके से निकालते हैं, देखो 4 वेक्टर आएंगे, ए बी सी और पीछे वाला दिख रहा है ये डी, इन चारों के पोजीशन वेक्टर को ऐड करो, ए बी सी डी अपॉन में 4 लिख दो, आप लोग को ये भी मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहां तक तो आप लोग कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। हम लोग आगे बढ़ते स्टार्ट करते हैं।
पहला क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट पी एंड क्यू हुज पोजीशन वेक्टर आर 2i माइनस जे प्लस 3k माइनस 5i प्लस 2j माइनस 5k इन द रेशो 2:3। अब सबसे पहले आप लिख लेते लेट ये p एंड ये q आर द पोजीशन वेक्टर, क्या है वो पोजीशन वेक्टर अलोंग p एंड q। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग को बताना पड़ेगा कि पोजीशन वेक्टर अलोंग p एंड q, ठीक है। एंड आर कुछ बोला हुआ क्या, हाँ, एंड स्मॉल आर लिखता हूं, स्मॉल आर इज द पोजीशन वेक्टर अलोंग आर, ठीक है, यहां तक सही है। हम लोग क्या निकालना है, सबसे पहले इंटरनली हम लोग को रेशो दे दिया हुआ है m/n का, कितना दे दिया 2:3। हमें क्या निकालना है, आर का पोजीशन वेक्टर निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, m इंटू बी प्लस n इंटू ए अपॉन में m प्लस n। लेकिन यहाँ पर a और b ना होते हुए देखो ध्यान दो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, a और b की जगह पे क्या है, p एंड q है। तो यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा p, यहाँ पे q, तो यहाँ पे लिखूंगा q, यहाँ पे p। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। चलो फटाफट से डालते हैं। तो m तो हमारे पास 3 है, 3 की 2 है दोस्तों, 2 है। m हमारे पास क्या, ध्यान दो दोस्तों 2 है, तो यहाँ पे लिखूंगा 2। q हमारे पास क्या है, देखो -5i प्लस 2j माइनस 5k, -5i प्लस 2j माइनस 5k प्लस n हमारे पास 3 है, ये कितना हो जाएगा 2i माइनस j प्लस 3k होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2, या फिर 2 प्लस 3 बोले, एक ही बात है। तो r हमें कुछ इस तरीके से मिल जाएगा दोस्तों, कैसे, -5i, ध्यान दो दोस्तों, -5 2 -10, इधर पे 4 इधर -10, तो कितना -10i, उसके बाद -10i के बाद कितना हो जाएगा 4j और उसके बाद -10k, ठीक है। आगे यहाँ पर कैप लगा देना दोस्तों, कैप के मार्क्स काट दे टीचर्स आपके, तो इसके ऊपर ध्यान देना। अब यहाँ पे 3 2 6, 3 और 3 3 9, तो यहाँ पर लिखते हैं 6i माइनस 3j, उसके बाद लास्ट में 3 3 9k होल डिवाइडेड बाय 3। अब क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, 10 -10 प्लस 6 कितना हो जाएगा -4, तो यहाँ पे लिखता हूँ -4i, उसके बाद 4j माइनस 3k कितना हो जाएगा 1j, ओके 1 लिखने की जरूरत नहीं, चलेगा लेकिन फिर भी। और यहाँ पर भी कितना बचेगा -k होल डिवाइडेड बाय 3, और ये आ गया आपका पोजीशन वेक्टर व्हेन r डिवाइड द p q इन इंटरनल बाय इंटरनल डिवीजन। अब एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो जहां पर प्लस था उस जगह पे सिर्फ माइनस डालना और आंसर निकालना है। तो ये था इंटरनल डिवीजन वाला। आप देखेंगे अपन एक्सटर्नल डिवीजन सेकंड वाला सेम आएगा, बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे r का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आएगा m इंटू वेक्टर q माइनस n इंटू वेक्टर, यहाँ पर क्या आ जाएगा p डिवाइडेड बाय m माइनस n। अब m की वैल्यू कितनी दोस्तों, हमारे पास 2 है, n की वैल्यू कितनी है 3, तो नीचे क्या आ जाएगा -1, वैल्यू पुट करते हैं, नीचे लिखेंगे 2 और -3, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पर क्या दोस्तों -10i, सॉरी क्या है -5i प्लस 2j माइनस 5k माइनस n की वैल्यू कितनी दोस्तों, n की वैल्यू 3 है, 2i प्लस j, सॉरी 2i माइनस j और प्लस 3k। इस तरीके से हम लोग को पोजीशन वेक्टर्स मिल गए, अपन ने वैल्यू डाल दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10i हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4j हो जाएगा और यहाँ पर 10k हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6i, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा माइनस, यहाँ पर सिर्फ 3 था, यहाँ पर 3 रहेगा लिखना, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितना था दोस्तों, j था, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3j हो जाएगा, और यहाँ पर 3 3 9 विद नेगेटिव साइन, इस तरीके से हो जाएगा। अपॉन में 2 - 1 कितना था -1, ठीक है, इधर तक क्लियर है। अब क्या करेंगे -10 - 6 कितना हो जाएगा -16 i, 4j प्लस 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 7j, और -10 - 19 k होल डिवाइडेड बाय -1, -1 से सबका साइन से रिप्लेस करेंगे तो ये जगह 16i, ये जगह 7j और इसके बाद ये जगह 19k। इस तरीके से आप लोग को पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा r का, जब हमारा r क्या कर रहा है, हमारे लाइन PQ को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था, इसको फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले या फिर इसे नोट कर ले, तो आप लोग को ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। क्वेश्चन बड़े ही सिंपल होने वाले दोस्तों, आप लोग कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, तो फटाफट से इन क्वेश्चन को नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर अपन बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कर लिया सब लोगों ने इतना क्वेश्चन, पक्का, ठीक है। अभी अपन बढ़ते सेकंड क्वेश्चन पर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया, इसको आप लोग एक बार ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके इसे ट्राई करने की कोशिश करो, देखो आप लोग को आंसर आ रहा है क्या, ठीक है, ओके। चलो ठीक है, फटाफट से इसको ट्राई करिएगा, और कहीं पर भी दिक्कत आ रही रहेगी तो ये मुझे बता देना, कैसे करेंगे मैं आप लोग को समझा दूंगा,
ठीक है, ओके चलो फिर अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक सेकंड में एक बार क्वेश्चन चेक करें तो इस क्वेश्चन का मुझे लग रहा है कुछ तो भी क्वेश्चन में गड़बड़ हुई है। अपन क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपना रेशो ही तो बदला होगा और क्या बदला होगा। तो रेशो में हमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया था 2:3 दिया हुआ था। ये देखो रेशो अपन ने चेंज करके एक नया क्वेश्चन बनाया हुआ है। इधर पे 3:2 था, अपन ने 2:3 लिखा, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। बस क्वेश्चन का एक नया क्वेश्चन मैंने आप लोग को लिए दे दिया और उसी तरीके से मैंने फाइंड आउट कर दिया। आप लोग क्या करना है, बस क्वेश्चन को रिप्लेस करना है, यहाँ पे 2:3 की जगह पे 3:2 लिख के सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये मान लो कि आप लोग के लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आप लोग को ट्राई करना है ताकि आप लोग को समझ में आ गया। तो ये मेरे हिसाब से क्लियर, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स L 7 6 12 एंड N 5 4 -2। यहां पर हमें दिया हुआ एक लाइन दिया हुआ है LM, क्या नाम है LN। L के पॉइंट दिया हुआ 7 -6 और यहां पर दिया हुआ 12, यहां पर दिया 5 4 एंड -2। सबसे पहले L और N का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। लेट स्मॉल l एंड n आर दी पोजीशन वेक्टर of कैपिटल L एंड कैपिटल N रिस्पेक्टिवली, इसके ऊपर बार डालना बहुत जरूरी है, रिस्पेक्टिवली, एंड M वेक्टर M बी द पोजीशन वेक्टर किसका दोस्तों, देखते हैं अभी किसका, रीड करो, मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट कौन सी लाइन दोस्तों, अपन कौन सी लाइन देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं LM। तो LN का हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो M हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, वो मिलेगा L + N होल डिवाइडेड बाई 2। अब सबसे पहले इन लोग के अराउंड का पोजीशन वेक्टर तो निकाल लेते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डालता हूं। अब मेरा L क्या होने वाला है, ध्यान देना, L मेरा होगा 7i - 6j + 12k और N मेरा क्या होने वाला है 5i + 4j, कितना 4j, और लास्ट में कितना हो जाएगा -2k। ठीक है, पुट करेंगे इसको इसमें, तो M की वैल्यू क्या मिल जाएगी, M मिल जाएगा हमें 7i - j + 12k + 5i प्लस ये क्या है दोस्तों 4j और -2k। ये हमें मिल गया L और M की वैल्यू, होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब 7 + 5 12 आए, यहाँ पे लिखेंगे 12 आए, -6 + 4 -2j और 12, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 12, यहाँ पे कैप डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कैप डालना रह गया मेरा, ओके कैप डाल देंगे यहाँ पर भी। ओके, अब 12i - 2j, इसके बाद 12 - 2 कितना जाएगा 10, 10 क्या दोस्तों 10k होल डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो 6i 1j और 1j के बाद लास्ट में क्या आ जाएगा दोस्तों 5k। ठीक है, ये हो गया, हम लोग को M मिल गया। तो इस तरीके से अपन ने M भी फाइंड आउट कर लिया, तो मिड पॉइंट भी निकालने आ गया। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वाले पे। If the point 30P -1Q3 and C -3330 are collinear, कैसे तीनों पॉइंट कोलिनियर मतलब एक लाइन में आने वाले हैं। अब क्वेश्चन को ठीक से रीड करो, द रेशियो इन विच पॉइंट C डिवाइड द सेगमेंट AB, वो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले मैं अज्यूम कर लेता हूं कि कुछ ऐसा लिखा हुआ, कभी कभी अपना अजम्पशन रॉन्ग हो सकता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ए बी और यहाँ पर क्या बोला सी बीच में कहीं अपन ने पकड़ लिया दोस्तों, अपन अज्यूम कर रहे हैं, वो बाहर भी हो सकता है अंदर भी, लेकिन अपन अंदर ही पकड़ेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। तो सी हम लोग क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है पहले मैं। तो सबसे पहले रेशियो अपन पकड़ लेते, लेट रेशियो इन विच सी डिवाइड ए बी। जब मैंने बोला रेशियो फाइंड आउट करना होगा तो अपन क्या लेते हैं k:1 ले लेते हैं उस रेशियो को, b के डिवाइड ए बी, इधर पे लिखो डिवाइड ए बी, बी क्या लिखा अपन ने, रेशियो क्या ले लिया अपन ने k:1 का रेशियो ले लिया हुआ है। ठीक है, आगे क्या, और पोजीशन वेक्टर भी ले लेते हैं, लेट ए बी एंड सी आर पोजीशन वेक्टर, क्या है पोजीशन वेक्टर अलोंग कौन कौन से पॉइंट दोस्तों, ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। समझ में आ गया। अब ए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हमें मिल जाएगा 3i 0j प्लस pk, बी हमें मिल जाएगा -i qj प्लस 3k, हमें सी मिल जाएगा -3i प्लस 3j प्लस 0k। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते दोस्तों, समटाइम्स क्वेश्चन में ही मिस्टेक होता है। देख लेते हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या 30p -1q3 एंड -330, सही है यहाँ तक। ओके, अब ये सही है तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 डालता हूँ, 2 डालता हूँ और 3 डाल देता हूँ।
हमें पता है C डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग अज्यूम करते हैं इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा C के लिए दोस्तों? C के लिए कुछ फॉर्मूला ऐसा बनेगा, C इक्वल टू दोस्तों क्या m/n होता है, तो यहाँ पर अपन ने k/1 का रेशियो लिया, k मल्टीप्लाई बाय सेकेंड पॉइंट प्लस उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट पॉइंट अपॉन में k+1। ये समझ में आ गया दोस्तों? अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये क्या है -3i प्लस 3j प्लस 0k, सही है यहां तक। आगे जाएंगे यहाँ पे कैप कैप कैप, ठीक है, यहां पर भी दो जगह कैप रहेगा, वो भी लगा दो दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे k मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी है -i प्लस qj प्लस क्या दोस्तों लास्ट में 3k, यहाँ पर 3k लिख दो, सही है यहां तक। अब लास्ट में यहां पर क्या हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय a, तो 1 लिखने की कोई भी जरूरत नहीं, 3i प्लस 0j प्लस pk, कुछ इस तरीके से मिल गया। अब यहां पर अपॉन में दोस्तों क्या आएगा k+1, यहाँ पे k+1 लिख देता हूं। अब k+1 को उठा के यहां पे लेके जाता हूं, तो k+1 सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, 3i 3j 0k, अब से मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे k+1 मल्टीप्लाई में आ गया। अब k को अंदर डाल देंगे तो k जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिल जाएगा -ki, उसी तरीके से qkj, उसी तरीके से 3, उसके बाद क्या दोस्तों k और यहाँ पे k कैप है, ठीक है। तो ये दोनों k में फर्क है दोस्तों, ध्यान देना। अब यहाँ पर इन लोग समटाइम्स अपन इसको लैम्बडा भी ले सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया, तो फर्क पे ध्यान देना, ये k अलग k है और ये k अलग है, ठीक है। तो इसको मैं अंडरलाइन करके रखता हूं ताकि दिक्कत ना हो। आगे क्या आ जाएगा 3i प्लस 0j प्लस p और यहाँ पर k आ गया, ओके। अब क्या, अब अपन क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो k+1 से मल्टीप्लाई कर तो क्या जाएगा -3 इंटू k+1 आए, ठीक है, 3 इंटू k+1 j, और ये 0 के ही रहेगा। यहां पे जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहां पे ध्यान देना, -k+3, ये हो जाएगा -k+3i, ये हो जाएगा q, और देखो यहाँ पे kj, तो यहाँ पे q इंटू k प्लस 0j, और लास्ट में क्या हो जाएगा 3 इंटू k प्लस p, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों k, सही है यहां तक। अब अपने को थोड़ा सिंप्लीफाई करके दोनों साइड को इक्वेट करना पड़ेगा, तो इक्वेटिंग बोथ साइड, इक्वेटिंग बोथ साइड मतलब क्या दोस्तों, समझने की कोशिश करना। यहां पे i वाले को यहाँ के i वाले के साथ, यहाँ के i j वाले को यहाँ के j वाले को, जीरो लिखने की जरूरत नहीं, वैसे यहाँ के k वाले को यहाँ के k वाले के साथ इक्वेट करता है, तो -k+3 इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय k+1, मल्टीप्लाई करें k+3, वैसे ही -3 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना है -3 ठीक है। इसको यहाँ पर लेंगे तो 3k माइनस k, इसको यहाँ पर लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोग का -3 कितना हो जाएगा, 3 साइड गया तो कितना हो गया 3, इस तरीके से आ गया -3, ठीक है। अब ये हो गया 2k, ये हो गया -6, यानी k की वैल्यू कितनी मिल गई, देखो -3 मिल गई, ठीक है। अब k की वैल्यू -3 मिल गई, मतलब हमारा जो लाइन डिवाइड हो रहा है वो k की वैल्यू -3, तो k हम लोग को जो -3 मिला है, इसका मतलब हमारा रेशियो क्या मिला, m/n की वैल्यू -3 मिले। मुझे बताओ कभी रेशियो नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो अपना असम्पशन थोड़ा रॉन्ग है। ये जो लाइन है ना, लाइन सिंस k इज नेगेटिव देयरफॉर जो हमारा पॉइंट C है, C हमारा जो है ना, C हमारा डिवाइड कर रहा है AB को एक्सटर्नली, C डिवाइड्स AB एक्सटर्नली, तो वहां पे रेशियो क्या आ जाएगा एक्सटर्नली, जहां पे हमारा रेशियो आ गया दोस्तों, रेशियो आ गया हमारा सिंपल सा 3:1 का रेशियो आ गया। अब k की वैल्यू -3 है, अब j वाले को इक्वेट करते हैं, तो j वाला क्या क्या है यहाँ पर हमारे पास, j है हमारे पास 3 इंटू k+1 और qk, तो 3 इंटू k+1 और यहाँ पर क्या q मल्टीप्लाई बाय k, ठीक है यहां तक। अब k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी कितनी -3, तो -3+1 इंटू -3, -3 कैंसिल, यहाँ पे मिल गया -1 मल्टीप्लाई बाय -2 इक्वल टू q, देखो यहाँ पे 3 1 सा -1 बचा, यहाँ पे 3 कैंसिल, -1 को नीचे ले दोगे, यहाँ पर माइनस आ गया, समझ में आया दोस्तों। आगे क्या होगा -2, तो q की वैल्यू +2 आ गई, तो q भी एक आ गया। अब उसके बाद थर्ड वाले को इक्वेट करते हैं, 0 इज इक्वल टू 3k प्लस p, यहाँ पर लिखेंगे 0 इक्वल टू 3k प्लस p हो जाएगा, k की वैल्यू -3 पुट करेंगे प्लस p को इधर ही रखेंगे, p एक काम करो -9 हो गया, और इक्वल टू 0 -9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +9, यानी p की वैल्यू मिल गई हम लोग को 9, देखो p 9 मिल गया, q 2 मिल गया, और रेशो हमें मिल गया 3:1 का, कौन सा, लेकिन एक्सटर्नली, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को हमारा आंसर भी मिल गया,
क्लियर हो गया दोस्तों। तो बहुत इजीली हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, इसको भी फटाफट से देख लो, कहीं पर भी दिक्कत रहेगी दोस्तों समझ के मुझे बता देना, फिर भी मैं आप लोग का डाउट क्लियर करने की बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 इज टू इजी, तो वो आप लोग ट्राई कर सकते हो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते, क्वेश्चन 4 बहुत ही इजी है, 5 पे ट्रिकली बढ़ते हैं। 5 कैसे करना आप लोग को समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। आप सबको पता है प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्स ए पैरेललोग्राम। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक क्वाड्रिलेटरल बना लूंगा, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल में बना लेता हूं, एक कलर अच्छा सा चूज करके। एक क्वाड्रिलेटरल मैंने ऐसे कुछ तो भी बना लिया, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना लो आपके हिसाब से, जैसा आपको सही लगे, ठीक है। मैंने ये बना लिया। अब इसके मिड पॉइंट्स लेने मैंने, ठीक है। इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे आएगा, इसका मिड पॉइंट अज्यूम करते हैं यहाँ पे कहीं पे आएगा, इसका यहाँ पे कहीं पे आएगा, और इसका यहाँ पे कहीं पे आएगा। इन मिड पॉइंट्स को जोड़ना है। जो इन मिड पॉइंट को लाइन जोड़ती है ना, क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, ऐसा बोला हुआ जो इन मिड पॉइंट्स को जोड़ रही है ना लाइन, ये और ये जो लाइन जोड़ी इसको बोलना है हम लोग को ये पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले अपने कोऑर्डिनेटर का नाम रख देता हूं मैं ABCD, और जो मिड पॉइंट्स है ना, मिड पॉइंट्स, इसका नाम रखता हूं मैं PQRS, चलेगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं लेट PQRS are the PQRS having position vector, इनकी पोजीशन वेक्टर को मैं डिनोट कर देता हूं स्मॉल p, स्मॉल q, स्मॉल r एंड स्मॉल s से। ये हैविंग पोजीशन वेक्टर, इनका पोजीशन वेक्टर डिनोट कर दिया। आर द मिड पॉइंट ऑफ BC आएगा यहाँ पर, मैंने CD लिख दिया गलती से दोस्तों, AB BC CD एंड DA respectively. Also let A, B, C and D are the position vector along A, B, C, D respectively. ठीक है, इधर तक क्लियर दोस्तों। ये अपने सब अपना जो भी लेट वेट सब कुछ ले लिया। अब स्टार्ट करते हैं आंसर। हमें क्या प्रूफ करना है कि PQRS क्या है, पैरेललोग्राम है। PQRS पैरेललोग्राम कब होगा, जब कोई भी दो लाइन को अपन पैरेलल दिखा देते हैं और उनकी वैल्यू इक्वल दिखा देते हैं। पैरेलल इक्वल हो गया तो पैरेललोग्राम हो गया। तो मतलब ये अगर ये इक्वल दिखा दिया और पैरेलल दिखा दिया तो मतलब लोग पैरेललोग्राम है। जैसे ये दोनों को दिखा सकते हैं उसी तरीके से इन दोनों को भी दिखा सकते हैं, मतलब कोई भी दो को दिखा देते हैं, बाकी सिमिलरली लिख देंगे यहाँ पर। तो PQ, पहले P का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। अब P हमारे लिए क्या हो जाएगा, P का हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा A और B के टर्म में निकालकर। तो क्या जाएगा देखो, A प्लस B डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि मिड पॉइंट है। इसी तरीके से Q का क्या हो जाएगा, B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। उसी तरीके से Q के बाद R का क्या हो जाएगा, R हो जाएगा दोस्तों C प्लस D डिवाइडेड बाई 2। उसी तरीके से S का क्या हो जाएगा, S का हो जाएगा दोस्तों D प्लस A डिवाइडेड बाई। यहां तक। अब क्या हमें क्वेश्चन में कुछ भी एक्स्ट्रा चीज दे दी इसके अलावा, इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन PQ फाइंड आउट करते हैं। PQ की वैल्यू निकालते हैं, सबसे पहले PQ पे ध्यान देते हैं। PQ क्या हो जाएगा, Q माइनस P हो जाएगा। हमेशा देखना PQ हमें निकालना तो Q माइनस P करना होता है, ये याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को अभी तक मैंने शायद बताई नहीं है, तो ये नोट करके रख लो दोस्तों। जब भी हम लोग को AB निकाला है तो क्या हो जाएगा, वेक्टर B माइनस A हो जाएगा। अब P की वैल्यू हमारे पास कितनी है दोस्तों, B, पहले Q की वैल्यू लिखनी है तो B प्लस C अपॉन में 2 माइनस A प्लस B अपॉन में 2। ठीक है, अब क्या करूंगा, ध्यान देना दोस्तों, दोनों में से 1/2 को कॉमन निकालता हूं। ठीक है, यहां बचा B प्लस C माइनस A माइनस B। ठीक है, 1/2, B भी चला गया, क्या बच गया, C माइनस A। अब देखो मैंने आप लोगों को बताया अगर AC रहेगा तो उसे क्या लिख सकते हैं, C माइनस A लिख सकते हैं। ये क्या आ गया, AC आ गया। ठीक है, तो हाफ ऑफ AC, PQ क्या आ गया, हाफ ऑफ AC। समझ में आ गया इतना, PQ क्या आ गया, हाफ ऑफ AC आ गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। PQ क्या आ गया हमारा, हाफ ऑफ AC। AC कहां पे दोस्तों, AC तो बनाया नहीं अपन ने, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। उसी के साथ साथ ये अगर मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू जाए, मिड पॉइंट थ्योरम आप लोग ने पढ़ा रहेगा, तो यहां पर अपने को ये समझ में आया कि ये लाइन इसको हाफ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं और भी कुछ चीजें होंगी, तो मान लेते हैं सबसे पहले इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं डॉटेड लाइन से, इसको समझते हैं। अब ये आ गया पहला पार्ट, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड पार्ट पे अपन बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट पे अपन अपने को क्या करना है उसको समझते हैं। ठीक है, तो दूसरा पार्ट है हम लोग को निकालना SR। जैसे PQ निकाला वैसे SR में निकालता है, तो SR में सेम टू सेम क्या हो जाएगा, R माइनस S होगा।
वैल्यू को लिखते हैं, फटाफट करेंगे, c प्लस डी अपॉन 2 और s की वैल्यू कितनी दोस्तों हमारे पास d प्लस a अपॉन 2। ठीक है, अब देखो ध्यान दो दोस्तों, यहां पर मैं ac का वेक्टर डाल देता हूं। अब ध्यान दो, दोनों 1/2 कॉमन है, बाहर निकालूंगा, यहां बचेगा c प्लस डी, यहां बचेगा, देखो दोनों का साइन चेंज होगा, माइनस डी माइनस ए हो जाएगा। अब डी डी कैंसिल, यहां पर क्या बच गया, हाफ ऑफ c माइनस ए, और c माइनस ए ही क्या होता है दोस्तों, ac होता है, तो हाफ ऑफ ac। यहां तक कोई डाउट है दोस्तों, नहीं ना? अब यहां पे ध्यान दो, अब तुम लोग दोनों दोनों चीजों पे ध्यान दो। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड का एक प्रॉपर्टी होता है मिड पॉइंट थ्योरम, उसमें क्या होता है, कोई भी साइड अगर दूसरे साइड को हाफ है, ये देखो दोनों, ये दोनों दोस्तों क्या है, एक ही साइड को हाफ है, इक्वल है, और दोनों भी क्या है, मिड पॉइंट है। बाय मिड पॉइंट थ्योरम भी अपन इसको प्रूफ कर सकते थे, लेकिन अपन ने क्या वेक्टर मेथड का इस्तेमाल किया हुआ है। देखो दोनों एक दूसरे को क्या है, इक्वल है, मतलब क्या बोल दूंगा, वेक्टर पी क्यू इक्वल टू वेक्टर एस आर। जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं ना दोस्तों, तो वो दोनों पैरेलल भी होते हैं, तो मैं बोल सकता हूं पी क्यू पैरेलल टू एस आर। समझ में आ गया, देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू एस आर। सिमिलरली अपन ये प्रूफ कर सकते हैं, सिमिलरली अपन ये प्रूफ कर सकते हैं। देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 इसको इक्वेशन नंबर 2 डालता हूं, तो फ्रॉम 1 and 2 ऐसे करके लिख दो। अब जैसे अपन ने इसको पी क्यू पैरेलल टू एस आर लिखा, वैसे ही पी एस पैरेलल टू क्यू आर भी लिख सकते हैं, पी एस पैरेलल टू क्यू आर ऐसे भी लिख सकते हैं। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। यही प्रूफ करना था हम लोग को, सिंपल था दोस्तों। तो ये मेरे हिसाब से आप लोग क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, D and E divide the side BC and DA CA in the triangle CA of a triangle in the ratio of 2:3 respectively. Find the position vector of point of intersection of AD and B and the ratio in which the ratio in which, ये मैंने दो बार लिख दिया, and the ratio in which this point divide AD and B। ये भी देखते हैं अपन कैसे निकालना है। सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं, अच्छा सा एक ट्रायंगल मैंने बना लिया, जिसका नाम मैंने क्या रखना है, ABC। क्या नाम रखना है, ABC। यहाँ पे मैं लिखता हूं A, यहाँ पे B, यहाँ पर C। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ध्यान दो एक बार ठीक से, ट्रायंगल इन विच डी जो है ना, और डी और ई डिवाइड कर रहे हैं किसको, AC CA को, और किसको, BC को, CA को, ठीक है। दूसरा उसी के साथ साथ कौन है, CA के बाद कौन है दोस्तों, दूसरा BC भी है। BC को कौन से रेशो में डिवाइड करे, 2:3 के रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या है, D है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ E। इतना पार्ट क्लियर हो गया तो बहुत सही है। अब जब ये मिल गया तो अपन इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पर ऐसे करके, और उसके बाद क्वेश्चन में कुछ बोला हुआ है। क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है कि यहाँ पर फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो लेट P बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AD एंड B। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पॉइंट P। समझ में आ गया? अब क्या हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो अपने पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। आल्सो द रेशियो इन विच द पॉइंट डिवाइड AD एंड B। अब ये पॉइंट P है ना, ये AD को और D को कौन से रेशियो में डिवाइड करना है वो भी निकालना है। अब मुझे अगर समझ लो, अगर मुझे A का पोजीशन वेक्टर पता है, B का पोजीशन वेक्टर पता है, C का पोजीशन वेक्टर पता है, उसको मैंने लिखा स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, तो मैं क्या D का पोजीशन वेक्टर निकाल सकता हूं। अब देखो सेक्शन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो D का पोजीशन वेक्टर कुछ इस तरीके से आएगा, 3 into B प्लस 2 into C अपॉन में 2 plus 3। उसी तरीके से इसका भी आ जाएगा। तो पहले सबसे पहला काम किया पोजीशन वेक्टर्स निकालना D और E का। जब D और E का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा तो देखो दोनों में एक कॉमन पॉइंट है C, तो दोनों को C के टर्म में लेके जाओ, मतलब C को एक साइड कर लो, बाकी सबको एक साइड, दोनों को इक्वेट करेंगे, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। देखते कैसे। लेट A B C D E, लेट A B C D E लिख दिया, और एक P आर द पोजीशन वेक्टर अलोंग A B C D E। समझ में आ गया? और यहाँ पर P, ठीक है, एंड P। इस तरीके से आप लोगों ने लिख दिया। यहाँ तक मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई रहेगी। अब क्या, अब यहाँ पर BD और DC पे ध्यान देते हैं। BD हमारे पास 2 है, DC हमारे पास 3 है। सब मतलब BD का जो BD DC का रेशियो 2:3 है। अब इसके हिसाब से D का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। तो D हमारे पास कुछ ऐसा होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय C प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, देखो गलत लिख रहा हूं मैं, क्या लिखेंगे अपन, 2 मल्टीप्लाई बाय C प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय B होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा दोस्तों, होल डिवाइडेड बाय 2 plus 3। एक बार देख लो दोस्तों, सही कर रहा हूं क्या मैं, पक्का? ओके, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1 डालने से अच्छा इसको 2 plus 3 5 लिख दो। 5 को यहाँ पे दे दो, 5D इज इक्वल टू 2C प्लस 3B। ओके, अब इसको यहाँ पे भेज दो, 5D यहाँ पे रह जाएगा तो माइनस 3B इज इक्वल टू 2C। यहाँ पे एक लाइन छोड़ के रखो, यहाँ पे एक और चीज अपन करने वाला है। जैसे इसको किया उसी तरीके से मैं इसको एक और लाइन को कर सकता हूं। देखो ध्यान दो, E के लिए। अब E को मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान देना। E का पोजीशन वेक्टर 2 into A प्लस 3 into C
अपॉन में 2+3, सही है। देखो यहाँ पर सी के लिए जब इस साइड 2 पकड़ेंगे तो उस टाइम पे क्या होता है, 2 के साथ बगल वाला आता है ए, तो ए का पोजीशन वेक्टर यहाँ पे 2 के साथ आएगा। अब जब 3 पकड़ते हैं, 3 के क्लोज में कौन है, तो उसका अपोजिट सी, तो यहाँ पर सी का पोजीशन वेक्टर आएगा इस तरीके से। 2+3 कितने का 5, 5e इज इक्वल टू 2a प्लस 3c लिख दें यहाँ तक। इसको यहाँ पे लिया 5e इज इक्वल टू क्या, 5e माइनस 2a इक्वल टू 3c हो गया। अब इन दोनों को मेरे को इक्वल बनाना है, तो पूरे इक्वेशन को मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 2 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 15d, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना 9b, और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 to 6 कितना हो जाएगा 6c। अब इसको डालता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसको डालता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 5 10e, 2 से मल्टीप्लाई 2 4a, और 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 3 6c। इसको डालता हूँ इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया तक? अब दोनों को इक्वेट करता हूँ, तो 15d उसके बाद 9b इक्वल टू 10e माइनस 4a। अब नेगेटिव वाले को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, उस साइड लेके जाते हैं, दोनों को एक्सचेंज करते हैं। मतलब यहाँ पे 15d को मैं वैसे रखता हूँ, 4 को यहाँ पे लेके आता हूँ, यहाँ पर क्या करता हूँ 10e को वैसे रखता हूँ और 9 को यहाँ पे लेके जाता हूँ, प्लस हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है क्या दोस्तों? देखो यहाँ पर अब आप ध्यान देना दोस्तों, ये थोड़ा थोड़ा सा ना अपने को आंसर लाकर दे चुका है, लेकिन एक चीज की दूरी है यहाँ पर। अब देखो ये 5 + 4 15 + 4 कितना होता है 19, और 10 + 9 कितना होता है 90, तो दोनों जगह पे मैं 19 से डिवाइड कर देता हूँ, चलेगा? ये एडजस्टमेंट किया मैंने। ओके, 19 को भी मैं तोड़ूंगा 2 नंबर में। किस नंबर में तोड़ूंगा आप लोग समझना। यहाँ पर क्या हो रहा है, 19 को अगर मैं तोड़ूंगा तो 15 + 4 में तोड़ूंगा, और यहाँ पे 19 को तोड़ूंगा तो 10 + 9 में। क्यों ऐसे तोड़ा मैंने और डिवाइड ही क्यों किया, तो देखो यहाँ पर आप लोग को समझ में आएगा। अब एलएचएस में ध्यान दो, एलएचएस में ये समझ में आ रहा है कि डी और ये क्या है दोस्तों, दोनों भी ए, थोड़ी ये ए है, ठीक है, ये क्या हमारा ए है। तो एलएचएस को देखे तो हमें ये समझ में आ रहा है एडी जो है ना एक रेशो में डिवाइड हो रहा है। कौन से रेशो में? 15:4। एडी देखो अपना कौन से रेशो में डिवाइड हो रहा है? 15:4। और हमारा जो बीई है, बीई देखो ये बी और ई वो डिवाइड हो रहा है, बीई किधर है दोस्तों? 9:10:9 के रेशो में डिवाइड हो रहा है। समझ में आ गया? 10:9 के रेशो में डिवाइड हो रहा है। अब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन है? पी, तो पी ही उनको डिवाइड कर। तो यहां पर देखेंगे एलएचएस, इन एलएचएस ऐसे लिखो, इन एलएचएस एडी इज डिवाइडेड इन द रेशो 15:4 एंड इन आरएचएस, आरएचएस में जो है ना आरएचएस में कौन है दोस्तों हमारे साथ? आरएचएस में हमारे पास बीई, तो बीई इज डिवाइडेड इन द रेशो, कौन से रेशो में? 10:9 के रेशो में डिवाइड हो गया। समझ में आया? इतना क्लियर हो गया। also P is point of intersection, therefore P divides, P किसको डिवाइड कर रहा है दोस्तों? P डिवाइड कर रहा है AD एंड पहला कौन? AD और BE इन द रेशो 15:9 एंड 10:9 रिस्पेक्टिवली। मतलब AD को डिवाइड कर रहा है दोस्तों कितने में? 15:9 एंड BE को डिवाइड कर रहा है 10:9 में। तो मेरे को ये समझ में आ गया ये मेरा क्या है, ये दोस्तों 15:9 है। कौन सा? AD मेरा कौन सा? AD पहले आया क्या? हाँ दोस्तों AD मेरा क्या है? 15:9 है। तो ये मैं लिखता हूँ यहाँ पर 15:4 है, ये 15 लिखा यहाँ पर 4 लिख दिया, और मेरा BE जो है क्या 10:9, तो मतलब 10:9 हो गया। अब मुझे निकालना P का पोजीशन वेक्टर। तो P का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे? सिंपल है, P को लिखो, देखो यहाँ पर ये लिखा अपन ने, सबसे पहले इसके लिए ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना, ये मेरा ऊपर का पार्ट है 15, नीचे का पार्ट है 4। कैसे आएगा देखना, देखूंगा तो यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई बाय D प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय A अपॉन क्या हो जाएगा 15 + 4, मतलब ये। समझ में आ गया? तो मतलब ये दोनों ही क्या डिनोट कर रहे हैं? पोजीशन वेक्टर। उसी तरीके से इसके लिए भी आप कर सकते हो, क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय E प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय B। देखो 10 मल्टीप्लाई बाय E प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय B अपॉन 10 + 9, तो ये क्या डिनोट करेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ P। देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज गिवन बाय, कैसे दिया जाएगा दोस्तों? बड़ा ही सिंपल फंडा है यहाँ पर, गिवन बाय P इज इक्वल्स टू 15D 4A अपॉन 15 + 4, यहाँ पर इक्वल टू 10E प्लस 9B। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों भी आएगा, तो इसलिए अपन दोनों लिख रहे हैं 10 + 9। तो मेरे हिसाब से ये भी आप लोग को अभी क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा था क्वेश्चन, बहुत इजीली समझ में आ गया। But they prove that the median of the trapezium is parallel to the parallel side of a trapezium and its length is half the sum of the parallel side। चलो इसको समझते हैं। एक ट्रापेजियम सबसे पहले मैं बना लूंगा। तो मान लो कि एक लाइन ली मैंने ऐसे करके, दूसरी लाइन ली,
और तीसरी लाइन ली, ये क्या फॉर्म करे, ट्रापेजियम फॉर्म करे, ठीक है। अब इसका नाम लिख देता हूं मैं ABCD, ABCD नाम रख दिया। इसके मिड पॉइंट, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रूव दैट द मीडियन ऑफ ट्रापेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड ऑफ द ट्रापेजियम। मतलब मीडियन मतलब क्या, देखो यहाँ पर ये दोनों पैरेलल है, तो यहाँ पर मेरा क्या है, ABCD ट्रापेजियम है, ABCD इज ट्रापेजियम। जब ABCD ट्रापेजियम है तो उनका मिड पॉइंट लिया हुआ, मान लो यहाँ पर मैं लिखा P, यहाँ पर लिखा मैंने Q, ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट्स। अब इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। आप लोग MN भी लिख सकते हो, मैं MN भी लिख सकता हूँ, चलो मैं MN ही लिखता हूँ फिलहाल के लिए। मिड पॉइंट्स में M का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैं MN लिखता हूँ। चलो ध्यान देना, यहाँ पे लिखता हूँ M, यहाँ पे लिखता हूँ N। हम लोग क्या बोला हुआ है कि MN जो है पैरेलल है किसको, पैरेलल साइड्स को, मतलब MN इज पैरेलल टू AD एंड BC, ये प्रूफ करना है। और साथ ही साथ एक और चीज प्रूफ करना है, एंड इट लेंथ इज हाफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड, और उनका लेंथ क्या है, हाफ है किसका, सम ऑफ द पैरेलल साइड, दोनों पैरेलल साइड के सम का हाफ है। समझ में आ गया इतना, इसको अपने को प्रूफ करना है। तो ABCD मेरा क्या है, ट्रापेजियम है, M is midpoint of AB and N is midpoint of DC। अब यहां पर अपन क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर्स लिखेंगे, लेट ABCD M and N are the position vector। क्या है ये पोजीशन वेक्टर, along ABC, C के बाद क्या आएगा, D, M एंड N रिस्पेक्टिवली। ये हिसाब से, मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट है दोस्तों, नहीं। अब M का पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं अपन कैसे, A और B के टर्म में। M हमारा हो जाएगा A + B अपॉन 2 हो जाएगा, N हमारा हो जाएगा C + D अपॉन 2 हो जाएगा। अब हमें एक और चीज बोला हुआ, AB पैरेलल टू CD दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें, AD पैरेलल टू CD, यानी जब पैरेलल होता है दैट मींस वेक्टर्स भी क्या हो जाते हैं, उनके इक्वल फॉर्म में आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं। अब पैरेलल का क्या होता है वेक्टर दोस्तों, पैरेलल के वेक्टर्स में कुछ तो भी एक चीज होती है, आप लोगों को प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। उन लोग में ऐसा होता है कि पैरेलल साइड का जो, ये दो पैरेलल साइड होते हैं ना जब भी, तो यहाँ पर एक चीज होती है, क्या मालूम है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के रखता हूं। इसमें एक चीज ऐसे होती है, देखो ध्यान देना, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, अगर समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी, AD इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय BC, पता है कि नहीं, स्केलर मल्टीपल होता है, ये होता है, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना। तो AD प्लस, अब देखो दोनों साइड में BC को ऐड कर रहा हूं, अब ये क्यों ऐड कर रहा हूं आप लोग को नेक्स्ट स्टेप में समझ में आएगा। दोनों साइड मैंने एक BC को ऐड कर दिया, देखो ये BC को ऐड किया। अब AD प्लस BC को मैं वैसे ही रख रहा हूं, ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, K टाइम्स BC दोनों में कॉमन है, तो मैं BC को कॉमन निकालता हूं, यहां पर जाएगा K + 1। अब देखो यहां पर एक चीज समझ में आप लोग को, देखो स्केलर मल्टीपल है, AD इज स्केलर मल्टीपल ऑफ BC। तो जब भी दो पैरेलल लाइन रहती है ना, दोनों क्या होते हैं, स्केलर मल्टीपल्स होते हैं। क्या होते हैं, स्केलर मल्टीपल। स्केलर मतलब क्या होता है, कोई भी एक नंबर होगा जहां पे K हमारा यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है, एक स्केलर डिनोट कर रहा है, एक नंबर डिनोट कर रहा है। उसी तरीके से K + 1 भी क्या होगा, तो एक मल्टीपल, एक स्केलर होगा कि नहीं होगा, बस अपने को ये प्रूफ करना है। सबसे पहले अपन MN निकालेंगे, MN। अब MN हमें कैसे मिलेगा, N - M, ठीक है। N हमारे पास क्या दोस्तों, N है हमारे पास C + D अपॉन में 2 माइनस A + B अपॉन में 2। 1/2 को मैं कॉमन लेता हूं, C के साथ कौन आ जाना चाहेगा दोस्तों, C के साथ आएगा B। तो मैं देखो यहां पर पहले दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देता हूं, -A - B कर देता हूं। अब C के साथ कौन आना चाहिए, C के साथ कौन है, B है, तो मैं C के साथ B ले लेता हूं, C - B, ठीक है, C - B। उसी तरीके से यहां पर लिखता हूं D के साथ कौन आएगा, A, तो यहां पर लिखता हूं प्लस D - A। अब देखो C - B हमें क्या देगा, BC देगा, और D - क्या देगा हमें, AD देगा। तो यहां पर लिखता हूं हाफ ऑफ क्या देगा, BC प्लस ये क्या देगा, AD देगा, ठीक है। अब आप लोग AD को आगे लिखो और BC को पीछे लिखो, एक ही बात है, एडिशन में कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए मैं ये लिख सकता हूं, फ्रॉम टू हमें क्या मिल गया, हाफ ऑफ AD प्लस BC, हाफ ऑफ AD प्लस BC। अपन रिप्लेस करेंगे इसको किसके साथ, इस चीज को अपने को रिप्लेस करना होगा, BC क्या लिखेंगे अपन, BC मल्टीप्लाई बाय K + 1। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं मैं, जरा ध्यान देना।
एम एन जो है हमें ऐसा मिल गया, एम के प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय बीसी का वेक्टर, ये ऐसा मिल गया। अब मुझे बताओ क्या एम एन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ बीसी, एम एन क्या स्केलर मल्टीपल ऑफ बीसी है, देयरफॉर यहां पे लिखेंगे एम एन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ बीसी, देयरफॉर एम एन की वैल्यू क्या हो गई, देयरफॉर एम एन पैरेलल टू बीसी हो गया। ठीक है, पक्का क्लियर हो गया? ओके चलो ठीक है, जब एम एन पैरेलल टू बीसी हो गया, अल्सो बीसी पैरेलल टू क्या था, सीडी था, एबीसी पैरेलल टू एबी था, एडी, देयरफॉर एम एन जो पैरेलल है इसको बीसी को भी है और साथ ही साथ एडी को भी है, देयरफॉर ये आंसर आ गया हमारा। अब क्वेश्चन में एक और चीज बोला हुआ है, क्या प्रूफ करना है हमें, एंड इट्स लेंथ इज हाफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड, मतलब mn जो होगा AD प्लस BC का हाफ होगा। वो एक्चुअली अपन ने प्रूफ तो कर दिया हुआ, देखो यहाँ पर इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 डालता हूँ, यहाँ पर AD प्लस BC, इसको इक्वेशन नंबर 3 डालता हूँ, तो उधर से अपन एक चीज देख सकते हैं, हमें कुछ तो मिल रहा है, तो ध्यान देना अभी। लेकिन जब हम लोग को पता है क्या बोलते हैं यहाँ पर ध्यान देना, पैरेलल का डेफिनेशन क्या हम लोग को बोला हुआ दोस्तों, यहाँ पर AD और BC क्या हमारे पास, AD एंड BC आर पैरेलल है, इस तरीके से हमें मिल गया। पैरेलल का कंडीशन क्या होता है दोस्तों, उन लोगों का जो वेक्टर होता है ना, वेक्टर मतलब AD प्लस BC, इन लोगों को अगर हम लोग वेक्टर निकालेंगे, इन लोगों का मॉड निकालेंगे, तो ये हम लोग को ऐसा ही मिलता है। ठीक है, और मॉड और इसका वैल्यू कैंसिल, क्योंकि इसकी वैल्यूज कुछ तो भी आएंगी, तो मुझे कुछ तो वैल्यू मिलेगा AD, और ये मुझे AD कैंसिल, यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, सिर्फ और सिर्फ AD मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा मुझे BC। समझ में आया? तो जब भी लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है और साथ ही साथ कोलिनियर होती है ना, कोलिनियर, तो हमें क्या मिलता है, तब हम लोग को मिलता है मॉड जो होता है वो डायरेक्टली इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर बार नहीं आएगा आप लोग को, डायरेक्टली आप लोग को लिखना है सिर्फ और सिर्फ BC। तो यहाँ पर आप लोग का देयरफॉर अपना रिलेशन क्या मिला था, वेक्टर mn इज इक्वल टू हाफ ऑफ AD प्लस BC मिला था वेक्टर के साथ, लेकिन आपने जस्ट प्रूफ किया, मॉडुलस भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो mn की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ AD प्लस BC हो जाएगा। इस तरीके से अपन ने सेकंड पार्ट भी प्रूफ कर दिया। थोड़ा सा समझने वाला पार्ट है, थोड़ा जम खाएगा, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको फटाफट से नोट कर लिए, फिर अपन आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। If two of the vertices of the triangles are 3, 1, 4 and B -4, 5, -3 and the centroid are -1, 2, 1, then find the coordinate of the third vertex C of the triangle। तो अपन सबसे पहले लिखते हैं let A, B, C and G be the vertices, so be the position vector of B, C position vector of A, B, C and G respectively। ठीक है, ओके आगे क्या हमें क्या फाइंड करना है, सी के क्या फाइंड करने, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है सी वर्टेक्स के। तो हमें पता है, हम वी नो, तो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी हम लोग को, 3i प्लस j प्लस 4k, कुछ इस तरीके से मिल जाएगी 1। दूसरा बी हमें क्या मिल जाएगा, बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी -4i 5j -3k, इक्वेशन नंबर 2। सी हमें पता नहीं, तो सी को तो हम लोग को फाइंड आउट करना है, और जी हमें कुछ जिस तरीके से मिल जाएगा -i, उसके बाद 2j प्लस k, -i 2j प्लस k, इसको डाल देते इक्वेशन नंबर 3, इसको डालता 4। ठीक है, अब वी नो हमें सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालने आता है, वी नो क्या पता है हमें सेंट्रॉइड के लिए दोस्तों, देखो यहाँ पर मैं लिख के दिखाता हूँ आप लोग को। सेंट्रॉइड का जब भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 को मैं यहाँ पे भेजता हूँ और g की वैल्यू पुट करता हूँ, लिखता हूँ a की वैल्यू भी पुट करता हूँ, b की वैल्यू भी पुट करता हूँ, c को मैं वैसे रखता हूँ, यहाँ पे जाएगा a b प्लस सी वैसे। ठीक है, सी को मैंने वैसे रखा। जी हमारे पास क्या है, -i प्लस 2j प्लस i, -i प्लस 2j प्लस i प्लस k। ठीक है, उसी के साथ साथ हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 314, मतलब 3i प्लस 4j प्लस 3k आ गया, 3i प्लस 4j प्लस 3k, और लास्ट में -4i प्लस 5 -3, -4i प्लस 5j -3k। ठीक है, सी को उस वैसे रखो। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3i, 3 से मल्टीप्लाई किया 6j, 3 से मल्टीप्लाई किया 3k। अब देखो 3 - 4 -i, 4 + 5 9j,
और 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 के सबको वहां पे खींचेंगे, इस साइड आएगा तो 3i विद नेगेटिव साइन था, यहाँ पे आ गया ये प्लस आई हो गया, प्लस 6j, यहाँ पे आएगा तो माइनस 9j, और ये क्या था 3k, ये क्या हो जाएगा 0 के। ठीक है, आप ध्यान देना दोस्तों, -3i प्लस आई कितना होगा -2i, सही है। आगे 6 माइनस 3 कितना जगह -6 माइनस 9 कितना जगह -3j, और 3 माइनस में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दो तो कुछ भी सही, सब कुछ सही है। हमें सी का पोजीशन वेक्टर मिल गया, तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी आ गया। देखो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, -2 -3 और 3। एक बार चेक कर लो दोस्तों, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो मेरे हिसाब से ये भी आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन बोला जा सकता है इस एक्सरसाइज का। एक बार चेक कर लेते हैं अपन ने कहीं पर कुछ तो भी गड़बड़ नहीं किया। 3 मल्टीप्लाई बाय 3i j प्लस 4k, सही है। ओके, j प्लस 4k, हाँ ए की वैल्यू अपन ने शायद थोड़ी सी गड़बड़ पुट करी है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ए की वैल्यू में क्या पुट करना था हमें, ए हमारे पास क्या 3i है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ए की वैल्यू अपन ने गड़बड़ पुट कर दी, 3i प्लस 4j प्लस 3k, ये कहां से आ गया दोस्तों, मुझे ये नहीं समझ में आया। 4 था 1 था, यहाँ पे देखो इसके लिए अपन ने थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है, तो इसको जरा सा हमें यहाँ से गायब करना होगा, इसके बाद सारे स्टेप्स हमारे रॉन्ग हुए। देखो एक चीज के वजह से अपना सब कुछ गलत हुआ, इसके लिए दोस्तों ध्यान देना, 2 बार आप लोगों को अपने स्टेप्स के ऊपर ध्यान देना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखूंगा तो ये क्या है 3i माइनस क्या है दोस्तों प्लस j है प्लस 4k, ये चीज की वजह से पूरा गड़बड़ हुआ। देखा, ध्यान दिया आप लोगों ने। अब देखो ये चीज के ऊपर हमेशा आप लोगों को ध्यान देना, जो चीज आप लोगों को मिस्टेक में अवॉइड करनी है। तो देखो यहाँ पे 3i माइनस ये हो जाएगा -j हो जाएगा, ये तो परफेक्ट था। ये हो जाएगा 6j, और 4 माइनस 3 कितना जाएगा k, और यहाँ पे मिल जाएगा c वेक्टर। इधर लेके -3i माइनस प्लस j हो गया प्लस 6j माइनस 6j प्लस 3k, और यहाँ पर क्या जाएगा -k इक्वल टू c। अब दोनों को करेंगे तो -2i मिलेगा, ये सही है। 6 माइनस 6 0j हो जाएगा, और 3 माइनस के कितना, 3 माइनस 1 कितना 2k हो जाएगा। अब परफेक्ट है आप लोग का सी का अपना वेक्टर हमें सही तरीके से मिल गया। तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे दोस्तों, -2 0 और 2। इस तरीके से आप लोग को आपका आंसर मिल जाएगा मेरे हिसाब से। अब आप लोग का परफेक्टली आंसर आपको मिल गया होगा। तो ये चीज के ऊपर ध्यान देना दोस्तों, ये मिस्टेक आप लोग को अवॉइड करनी, समटाइम्स पुट करते हुए अपना मिस्टेक हो जाता है। अब ठीक है, ये समझ में आ गया, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, इन ट्रायंगल OAB, E is the midpoint of OB and D is the midpoint of AB. ठीक है, midpoint और this is the point on the AB such that AD is to DB is 2:1। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेता हूं मैं, थोड़ा बड़ा करते हैं। हाँ, ये ट्रायंगल बन गया। यहां पर मैं नाम लिख देता हूं OAB। ठीक है, अब आगे यहां पर अपने को क्या बोला हुआ है, D is the E is the midpoint of OB। OB ये रहा, इसका मिड है E, मिड पॉइंट है दोस्तों, 1:1 का रेशियो है। ठीक है, उसके बाद यहां पर बोल दिया हुआ है कि डी एक AB पे ऐसा पॉइंट है जो इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मैं मान लेता हूं यहां पर मेरा D पॉइंट है, ये 2:1 का रेशियो हो गया। अब इसको ज्वाइन कर देता हूं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ ज्वाइन कर देता हूं, तो हमें मिल गया AE और OD मिल गया। अब देखो रीड करते हैं, OD एंड AE इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। दोनों कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे Then determine the ratio of OP is to PD। हमें क्या फाइंड करना है, OP is to PD फाइंड करना है, मतलब OD को P कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो फाइंड आउट करना है। मिल जाएगा, बहुत ही इजी, जैसे अपन ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। तो चलो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लेट लिखेंगे, लेट क्या A B, उसके बाद D, उसके बाद E P आर द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर along A B C D E with and P भी है, C नहीं है दोस्तों, C को अपने को यहां से गायब करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर क्या A B D E P विद रिस्पेक्ट टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है अभी हम लोग को, विद रिस्पेक्ट टू अपन O ले रहे हैं, मतलब O से अपन कोई भी डिस्टेंस देखेंगे, मतलब कोई भी पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे तो O से, तो अपन ने अज्यूम किया कि O हमारा ओरिजिन या फिर हमारा स्टैंडर्ड पॉइंट पे आ रहा है, स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,0,0 है। ठीक है, अब अपन ने क्या कर दिया, सबका अपन ने वैल्यू निकालना है। सबसे पहले अपन D निकालेंगे और E निकालेंगे। सबसे पहले E के लिए जाता हूं मैं, E मुझे कैसे मिलेगा, देखो ध्यान दो, B ध्यान देना कैसे मिलेगा, मिड पॉइंट है तो बहुत इजीली मिल जाएगा, B प्लस O का इस तरीके से डिवाइडेड बाई 2, ये तो 0 ही होता है क्योंकि 0 वेक्टर है, तो यहां पर क्या मिल जाएगा B डिवाइडेड बाई 2, ये मिल गया E, इंप्लाई ये करता है 2E इक्वल टू B मिल गया। मेरे हिसाब से ये आप लोग को समझ में आ गया। इसको डाल दें क्वेश्चन नंबर 1। अब जैसे अपने को पहला ये मिल गया, अब नाउ
दूसरा चीज निकालते हैं। दूसरी चीज अपन कुछ इस तरीके से निकालेंगे। दूसरी चीज क्या, अब डी के पास जाते हैं। तो डी कैसे आएगा दोस्तों, रेशो देखना 2:2 इंटू प्लस 1 इंटू ब्रैकेट में 2+1। ठीक है, अब 2 के साथ कौन आएगा दोस्तों, बी, और 1 के साथ आएगा ए। तो यहां पे लिखो 2 के साथ बी, 1 के साथ ए। 2+1 3, 3D इक्वल टू 2B प्लस ए। अब यहां पे अपन ने बी के टर्म में रखा हुआ है, तो यहां पर भी अपन क्या करेंगे, बी के टर्म में लेके जाएंगे। 3D इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय बी। 2B की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहां पे ध्यान दो, 2B हमारे पास कितना है, ई है। तो यहां पे लिख देता हूं ई। ओके, यहां पे ई लिख दिया, और यहां पे क्या कर दिया अपन ने, ए रखा। एक वहां पे लेके जाएंगे 3D माइनस ए हो जाएगा दोस्तों, तो माइनस को वहां पर ही रखते हैं। एक काम करते हैं, इसको यहीं पर रखते हैं। 2 क्या लिखा अपने, 2E। देखो यहाँ पर आप लोग ध्यान दो, बी की वैल्यू क्या है, 2 इंटू ई है। तो 2 2 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो 4E हो गया प्लस ए। अब हमें क्या ध्यान देना है कि अब ओडी पे ध्यान देते हैं, ओडी, और इसी के साथ साथ अपन एई पे ध्यान देते हैं। अगर मैं यहाँ पर किसी तरीके से एक चीज को एडजस्ट कर दूं, ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, 4E है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या 1A है। ध्यान देना दोस्तों, 1A है। इस पे गौर किया जाएगा तो आप लोगों को सारा आंसर समझ में आ जाएगा। ये क्या, 4+1 कितना हो गया, 5। तो यहाँ पर मैं 5 को एडजस्ट कर दूं, कैसे, मैं यहाँ पर देखो ओडी बना सकता हूँ। ओडी ओ तो 0 ही होना, 0 वेक्टर है, तो ओडी के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ओ आ जाएगा, और उसके साथ अपने को 2 लिखना पड़ेगा। ये 2 क्यों लिखा, 3+2 5, 4+1 5। तो यहाँ पे डिवाइड बाय 5 किया, यहाँ पे डिवाइड बाय 5 किया। बहुत इजी से आप लोग पीछे एक स्टेप जाकर देखिए मैंने कैसे किया, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब ये दोनों इक्वल है। अब दोनों पे ध्यान दोगे, दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, दोनों भी डिवाइड हो रहे हैं पॉइंट पी पे। तो यहाँ पे हमें एलएचएस ये बताता है, इन एलएचएस ओडी इज डिवाइडेड इन द रेशो 2:3:2 एंड इन आरएचएस में क्या है, AV is divided in the ratio कितना दोस्तों, अब देखो यहाँ पर 4:1, ये क्या हो जाएगा, इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो ये क्या लिख सकता हूं, 3D + 2O, यहाँ पर क्या जाएगा 3+2, यहाँ पर 4E + 1, ये ऐसा अपन 4+1 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो इन द रेशो 4:1, ये समझ में आ गया दोस्तों, क्या है 4:1 के रेशो में डिवाइड कर दिया। अब इतना क्लियर हो गया। बट इन लोगों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन है, P। बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज P। देयरफॉर क्या निकालना हमें, OP:PD। OP:PD। अब OP:PD किस में आ रहा है, OD में आ रहा है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3:2। मेरे हिसाब से ये आप लोग को समझ में आ गया। बहुत इजी था क्वेश्चन, इसको भी आपने समझ लिया। लास्ट के 2 क्वेश्चन पे भी ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला हुआ है, ये तो सेंट्राइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन OBC इज 1 2 -1 A 2 3 एंड उसके बाद 1B2 2 1C रिस्पेक्टिवली, फाइंड द पॉइंट ABC। बहुत इजी है, एक टेट्राहेड्रॉन लिया हुआ है, उसके अपने को कोऑर्डिनेट दे दिया हुआ है, O हमें दिया हुआ है। देखो सबसे पहले अपन A, उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद D लिखेंगे। ठीक है, O के बाद A B C D, O वैसे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन लिख देते हैं। आर दी पोजीशन वेक्टर अलोंग O A B C D है क्या हमारे पास, D नहीं, तो D को हटा देते हैं, और यहां से भी D को हटा देते हैं। ठीक है, D C रिस्पेक्टिवली with respect to O। इतना क्लियर हो गया, विद रिस्पेक्ट टू O। तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहां से हमें हमारा आंसर मिलेगा। कैसे मिलेगा देखना, ध्यान देना। अब O के विद रिस्पेक्ट टू अपने को ये सारी चीजें मिल गई, तो O हमारा क्या होता है दोस्तों, वो होता है 0i 0j + 0k। हम लोग को पता है ये 0 वेक्टर होता है। उसी के साथ साथ A हमें दिया हुआ है, A हमें क्या दिया हुआ है, AI + 2j + 3k। B हमें दिया हुआ है I + bj + 2k, और C हमें दिया हुआ है 2i + j + ck, और साथ ही साथ हमें G भी दे दिया हुआ है। G दिया हुआ है क्या, हाँ, इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द पॉइंट OAB इज 1 2, ये देखो ये हम लोग को दिया हुआ सेंट्रॉइड, तो अपन G भी ले लेते, G
along G, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने G भी लिख दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे G हमें कितना मिल गया 1i, उसके बाद 2j माइनस के, ठीक है। अब अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर G का फॉर्मूला, G हमारे पास क्या होता है O A B C अपॉन में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे G को, G हमारे पास क्या है I प्लस 2j माइनस के, ये 0 होगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है तो मैं नहीं लिखता हूं उसको मेरे हिसाब से। उसके बाद A लिखता हूं AI 2j 3k, B लिखता हूं I BJ 2k, C लिखता हूं मैं 2y प्लस j प्लस ck होल डिवाइडेड बाय 4 में वहां पे लेके जा चुका। अब आई वाले को साथ में लेते तो यहाँ पे आएगा 4i 8j माइनस 4k, a प्लस 1 प्लस 2i 2 प्लस b, गड़बड़ कर रहा हूं मैं थोड़ा सा, ब्रैकेट पे ध्यान दो दोस्तों, ब्रैकेट को मैंने 2 के बाहर ले लिया, तो 2 प्लस b प्लस 1 j 3 प्लस 2 प्लस सी के, दोनों साइड को इक्वेट करता हूं, इक्वेटिंग बोथ साइड इक्वेट करते हैं, तो ये 4 इक्वल टू a प्लस 3 हो जाएगा, इंप्लाई ये करता है a की वैल्यू 4 माइनस 3 यानी कितना हो गया 1। दूसरा क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 3b, 3 प्लस b हो जाएगा, 3 साइड आएगा तो b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें 5। चौथा माइनस 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5k हो जाएगा, 5c हो जाएगा, 5 से आएगा तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -9। मेरे हिसाब से ये 3 चीजें आप लोग को समझ में आ गई, 1 5 -9, और हमें फाइंड आउट ही वही करना था दोस्तों। ध्यान देना दोस्तों, क्या फाइंड करना था हमें, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने थे p पॉइंट के जहाँ पे a b से हमें दिया हुआ था। तो a की वैल्यू आप लोग की आई है दोस्तों 1, b की वैल्यू 5 एंड c की वैल्यू -9। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को एक तरीके से डिस्टेंस भी फाइंड आउट करने बोला होता तो अपन डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास डिस्टेंस कुछ OP का डिस्टेंस कुछ इस तरीके से, p हमें क्या मिल गया, p हमें मिल गया 1 5 और -9 मिल गया, ठीक है। क्या मिल गया 1 5 और -9, इसको मैं यहाँ पे जरा गायब करता हूँ। ओके, p हमें क्या मिल गया 1 5 और -9। अगर हमें OP का डिस्टेंस फाइंड आउट करने बोलता, OP का डिस्टेंस अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर कितना हो गया 81, 82 प्लस 20 92 102 102 और 107 यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को मिल जाएगा ये आंसर भी। तो बहुत इजीली अपन ने डिस्टेंस भी निकाल लिया। अब लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए रखा हुआ है, फाइंड द सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रन विच वर्टिसेस गिवन 5 1 और 6। मैं बता देता कैसे आएगा, 5 + 1 + 6 क्या निकालना है आप लोग को, सेंट्रॉइड का सेंट्रॉइड निकालना है, सेंट्रॉइड। तो जी निकालना है, जी आप लोग को पता है a + b + c + d आ जाएगा, सबको ऐड करेंगे 5 1 4 और 6 कितना आ गया 5 + हो गया 10 10 6 16 हो गया, तो 16i, उसी के साथ -7 + 5 कितना, -7 + 5 -2 प्लस देखो ये हो गया 13 में से 5 जाएगा तो बचेगा -8 आई जे हो गया, ठीक है। लास्ट में 0 चलो चला गया 3 3 6 6 2 8 8k। कुछ इस तरीके से आप लोग को आंसर आने वाला है, लेकिन आप लोग को स्टेप वाइज है ना और आंसर निकालना, तो मेरे हिसाब से ये भी आप लोग को समझ में आ गया रहेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए क्या है, डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग को इसको ट्राई करना है। तो होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग क्लियर हो गए रहेंगे। फिर भी आप लोग कहीं पे डाउट हुआ रहेगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़कर मुझसे आपके डाउट क्लियर करके ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, होप ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन को समझें, और अगर आप लोग को आ रहा है तो आगे वाले क्वेश्चन पर जाए और खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अपन करेंगे इसके आगे एक्सरसाइज देखेंगे, जहां पे अपन देखने वाले स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने आज का वीडियो कंप्लीट किया। तब तक के लिए स्टे ट्यून and goodbye.